Good morning, everyone. Today, I'm going to start the new video which is related to history of the literature और साथ ही साथ हम कुछ यहाँ पे previous year questions को भी पढ़ेंगे which is very very important for our examination purpose. So ये मेरा first video है और I think you people will like it क्योंकि in this video I'm just giving you the previous year points जो कि बहुत से exams में आए हैं और ये मैंने notes बनाए हैं. I hope you people will like it and no doubt it is very useful for all of you. मैं ऑलरेडी सी टेट और मैंने कुछ एग्जाम्स भी पास किए हैं बट राइटली आई एम नॉट सक्सीड इन द फाइनल एग्जामिनेशन बट आई एम ट्राइंग फॉर दैट और मे बी इन अपकमिंग ईयर्स आई विल ऑल्सो गेट सेलेक्शन सो थ्रू द टीचिंग पर्पज आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई करियर earlier I was teaching as a PGT but right now because of some reason I resigned there and now I started teaching on the online platform. So I hope you people will like it and yes no doubt it will very helpful to all of you. शायद ये आप लोगों को पसंद भी आए, कुछ लोगों को पसंद ना आए बट मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर मेरी कोई भी आपको लगता है कि हाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या सजेशंस देने की ज़रूरत है तो माई हार्टली वेलकम ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स, है ना. तो दिस इज़ द थिंग आई वॉन्ट टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू. सो ठीक है, देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे पॉइंट्स हमने दिए हैं एंड विच पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट. सो हियर वी कैन सी द वन लाइनर सीरीज विच इज रिलेटेड टू TGT PGT एग्जामिनेशन. सो हियर वी विल सी द chronology. Chronology मीन्स द टाइम पीरियड ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर. वेरी शॉर्ट फॉर्म में है क्योंकि होता क्या है ना, MCQs आ जाते हैं विच इज़ रिलेटेड टू टाइम, है ना. तो यहाँ हम क्रोनोलॉजी से पढ़ेंगे जैसे कि 450 से लेके जो 1066 ओल्ड इंग्लिश है इसको हम जो टाइम ड्यूरेशन है इसको हम एंग्लो सैक्सन एज के नाम से जानते हैं. तो दिस इज द earliest time and in that time the new era of literature has commenced and the new journey started which is related to English literature. और इस टाइम पे जो लोग थे बहुत ही barbarian थे, they don't know how to live, they don't know what is literature, but yes they start attacking on each other and because of this they start spreading their colony, their empire. So after this they start also knowing about the new we can say literature or so many different things. बट अर्लियर दे वर नॉट सो मच सिविलाइज्ड. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि बट स्टार्टिंग हो चुकी थी एंड इन दैट टाइम वी विल ऑल्सो नो अबाउट द न्यू एपिक पोएम विच इज नोन एज बियोल. तो यहाँ हम देखेंगे. Now again the second period is related to 1066 to 1500. तो हम 1066 के बाद जो टाइम देखते हैं जो कि 1500 तक चला था दैट इज नोन एज मिडिल इंग्लिश पीरियड. तो ये भी बार बार एग्जाम में आता है कि मिडिल इंग्लिश किस नाम से जाना जाता है, पीरियड क्या है, क्या टाइम जोन है. तो इसको हम देखेंगे कि दिस इज रिलेटेड टू 1066 to 1500. Again 1500 to 1600 this is known the Renaissance or the early age. Very important time. ठीक है, इस टाइम पे हम कह सकते हैं this is the golden era of English literature. ये golden era के नाम से भी जाना जाता है. साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं हमारे वी कैन सी फ्लोराइजिंग टाइम भी होता है. मतलब माना जाता है कि दिस इज द टाइम व्हेन द इंग्लिश लिटरेचर फ्लोराइज. मतलब इस टाइम पे कहीं ना कहीं इंग्लिश लिटरेचर फ्लोराइज हुआ था एंड ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम माना भी जाता है. सो दिस इज द थिंग वी शुड लर्न. ओके, सो हम इसको अंडरलाइन कर देंगे जिससे ये होगा ना कि हमें पता चलता रहेगा कि कौन सा पीरियड किस नाम से जाना जाता है. आफ्टर दिस वी विल कम ऑन द नेक्स्ट थिंग विच इज रिलेटेड टू दैट इज रिलेटेड टू 1558 to 1603. दिस इज नोन एज द एलिजाबेथन एज. ठीक है, ये एलिजाबेथन तो हम यहाँ देखेंगे जो रेनेसा था वो भी 4 पार्ट में डिवाइड था. नंबर 1 इज द एलिजाबेथन एज जिसमें क्वीन एलिजाबेथ रानी बनी थी और उन्होंने अपने टाइम में इंग्लिश लिटरेचर को नॉट ओनली लिटरेचर शी हैज़ गिवन सो मच लिबर्टी और फ्रीडम इन एवरी एरिया. चाहे वो साइंस हो, चाहे फिक्शन हो, चाहे थ्योरी हो, चाहे आर्ट हो, चाहे कल्चर हो, हर चीज़ में उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी एंड बिकॉज ऑफ दिस दैट पीरियड नोन एज वेरी फ्लोराइजिंग पीरियड और गोल्डन एरा ऑफ दैट टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे हम रेनेसा का फर्स्ट पार्ट देखेंगे. रेनेसा का जो फर्स्ट पार्ट है विच इज रिलेटेड टू 1558 to 1603. उसके बाद 1603 से जो 1625 तक का जो टाइम था दैट इज नोन एज जैकोबियन एज. ये इसमें जो जैकोबियन एज के नाम से जो जाना जा रहा है इसमें किंग जेम्स होंगे जो कि बाद में इनके रूल के बारे में हम देखेंगे. ठीक है, एंड आफ्टर दिस 1625 to 1649 इज नोन एज कैरोलिन एज. अब कैरोलिन एज में भी हम देखेंगे डिफरेंट रूलर्स के बारे में. ठीक है, एंड आफ्टर दिस 1649 to 1660 इज नोन एज कॉमनवेल्थ. कॉमनवेल्थ पीरियड, ये इसमें भी हम कॉमनवेल्थ में भी देखेंगे क्रॉमवेल आए. ठीक है, और इट इज ऑल्सो नोन एज प्यूरिटन रेन. मतलब इसको प्यूरिटन रेन के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को भी देखते हुए चलेंगे. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज 1660 to 1798 दैट इज न्यू क्लासिकल पीरियड. तो ये कहीं ना कहीं न्यू क्लासिकल पीरियड के नाम से भी जाना जाता है. तो हमने फर्स्ट पीरियड क्या देखा, वी हैव सीन फर्स्ट पीरियड दिस is known as old English time which is related to which is move between 450 to 10,066. Okay, after this 1066 to 1500 is known as middle age and 1500 to 1600 is known as the Renaissance.
जो फोर्थ पीरियड था दैट इज नोन एज 1660 टू 1798, दैट इज नोन एज न्यू क्लासिकल पीरियड। तो ये न्यू क्लासिकल एज के नाम से जाना गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 1660 टू 1700 नोन एज द रेस्टोरेशन एज, ये हमारा रेस्टोरेशन एज के नाम से जाना गया। 1700 टू 1745 इज नोन एज द अगस्टन एज ऑफ द एलेक्जेंडर पोस्ट। तो प्लीज रिपीट आफ्टर मी। फर्स्ट पीरियड इज 452 to 1066 is known as the Old English period. 1066 to 1500 is known as Middle English. 1500 to 1600 is known as Renaissance. Renaissance कितने पार्ट में था? Renaissance are in four part. Number 1 is Elizabethan age. Elizabethan age का टाइम क्या था? 1558 to 1603. जैकोबियन एज का टाइम क्या था? 1603 to 1625. एंड कैरोलिन एज का टाइम क्या था? 1625 to 1649. एंड द लास्ट वन इज कॉमनवेल्थ पीरियड, जो कि लास्ट था। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्यूरिटन एज, विच इज बिटवीन 1649 to 1660. तो दीज आर द मेन थिंग वी शुड कीप इन आवर माइंड कि हाउ वी कैन रिलेट इट विद आवर लिटरेचर पार्ट एंड डेली लाइफ. Okay, now the next thing we can see that the thing is 1662 1798, that is known as new classical period. ठीक है, तो ये याद रखेंगे. Please remember it. What is the name of that period? That is new classical period, and it was reigned between 1660 to 1798. Now after this, the restoration age, which is moved between 1660 to 1700, and after this the Augustan age of Alexander Pope, which is moved 1700 to 1745. So these are the time we should keep in our mind, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे बेटा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और उस टाइम पे हमें समझ नहीं आता कि which option is correct one. Okay, and no doubt it will help you for UGC NET examination, because होता क्या है ना कि these things came as a chronicle order in the examination. Now 1745 to 1798 is known as the age of sensibility, ठीक है, या द ट्रांजिशनल पीरियड, और वी कैन से द एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन. तो कहीं ना कहीं जो 1745 से लेके 1798 तक का जो टाइम था वो एज ऑफ सेंसिबिलिटी के नाम से भी जाना गया, ट्रांजिशनल पीरियड के नाम से भी जाना गया, और डॉक्टर जॉनसन के नेम से भी जाना गया. Now again, second thing we can see here, between the age of 1798 to 1837 is known as the romantic period. मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि 98 के बाद से लेके 1837 का जो टाइम था वो रोमांटिक पीरियड के नाम से जाना गया. रोमांटिक पीरियड मतलब इस टाइम पे जो भी राइटर्स थे, जो भी पोएट थे, दे स्टार्ट एडमायरिंग द नेचर. उनकी पोएम में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस उन्होंने किस पे दी? उन्होंने नेचर को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट किया, एंड दे स्टार्ट राइटिंग अबाउट द नेचर, द सोशल लाइफ, सो मेनी थिंग. सो दैट बिकम द रोमांटिक पीरियड. एंड ये भी हमारा दो पार्ट में हम देखेंगे, ठीक है. अर्ली रोमांटिक, लेटर रोमांटिक पोएट, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. अगेन आफ्टर दिस वी विल सी द 1837 टू 1901. 1837 के बाद का जो टाइम था दैट इज नोन एज द विक्टोरियन पीरियड. मतलब क्वीन विक्टोरिया का टाइम हम यहाँ देखेंगे, उनका रेन देखेंगे, उन्होंने कैसा शासन किया, कैसे यहाँ पे लिटरेचर का क्या रोल था, कौन सी थीम द पीपल आर यूजिंग इन दैट टाइम. सो दीज थिंग वी विल लर्न हियर. Again we will see the new thing, जो विक्टोरियन पीरियड था दैट इज इन टू पार्ट. वन इज 1848 टू 1860. जो पहला पार्ट था वो 1848 से था और 1860 तक था, जो कि प्री रेफ्लाइट के नाम से भी जाना गया. ओके, तो हियर वी विल सी इट इज नोन एज प्री रेफ्लाइट मूवमेंट. ठीक है, प्री रेफ्लाइट इज अ ग्रुप ऑफ अ पीपल, ठीक है. we can say writer who were very famous in that time, and they no doubt they were well educated. तो उनका एक ग्रुप था, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जो कि प्री रेफ्लाइट के नाम से जाना गया था. Okay, and again we will see the next part is related to 1880 to 1901, which is known as aesthetic and descendants. तो ये भी हम देखेंगे aesthetic movement क्या था, descendants movement क्या था, इसमें भी हम पढ़ेंगे. Then after this, between 1901 to 1945 we will see the modern period. मतलब हम एक नए इरा का देखते हैं, विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया के बाद, that is known as modern period. हमें पता होना चाहिए 1947 में हमारे पास भी उस टाइम, जब हमारे पास जब इंडिया में कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे क्वीन विक्टोरिया ने भी प्रोक्लेम किया था, तो वो जो टाइम था दैट इज नोन एज विक्टोरियन पीरियड. तो जब 1901 से जो टाइम स्टार्ट हुआ, विच स्टार्टेड एज अ मॉडर्न पीरियड, और इस टाइम पे बहुत सी चीज़ों में न्यू चीज़ों में वी कैन से चेंजेस आए, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे फिक्शन हो. तो बहुत सी चीज़ों में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है. लोगों की लाइफ स्टाइल में भी, लोगों की थिंकिंग में भी, क्योंकि पहले हमने जहाँ देखा रेनेसां टाइम पे लोग न्यू लर्निंग्स कर रहे थे, दे स्टार्ट रिवाइविंग द न्यू नॉलेज इन दैट टाइम. बट ड्यूरिंग द मॉडर्न एज दे स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग द थिंग ऑन डिफरेंट लेवल और ऑन डिफरेंट थिंग. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी कैन सी हियर दैट इज रिलेटेड कि मॉडर्न पीरियड कितने पार्ट में था. तो मॉडर्न पीरियड भी दो पार्ट में था, विच इज नोन एज 1901 टू 1914. तो हम देखेंगे जो पहला जो टाइम था मॉडर्न पीरियड का, दैट इज नोन एज द एडवर्डियन पीरियड. The Edwardian period is known before the First World War. Okay. और 1910 से लेके जो 1936 तक का जो टाइम था दैट इज नोन एज जॉर्जियन पीरियड. तो जैसा कि हम नेम से देख रहे हैं, तो इट इज अंडरस्टूड कि ये कहीं ना कहीं राजाओं के नाम थे, उन्हीं के नाम से ये पीरियड चला भी, ठीक है. एंड आफ्टर द 1945 मीन्स आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर द न्यू इरा स्टार्टेड, एंड दैट इज नोन द पोस्ट मॉडर्निज्म. वो किस नाम से जाना गया? दैट इज नोन एज अ पोस्ट मॉडर्निज्म. और ये एक अपने आप में एक अलग मूवमेंट था, अलग टाइम था, ठीक है. हाई मॉडर्निज्म स्टार्ट फ्रॉम 1914, द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो वही है कि जो हाई मॉडर्निज्म था वो
कब स्टार्ट हुआ वो? बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था? ये भी 1914 में ही स्टार्ट हुआ था। और कब तक चला था? इट वॉज आई थिंक 1914 टू 1918 और 1919 तक ऐसे चला था, है ना। सो दिस इज द मेन थिंग वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू द लर्निंग। एंड आफ्टर दिस वी विल सी द वन लाइनर सीरीज, जो कि हमारे एग्जाम में बार बार आ चुकी हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ वन लाइनर सीरीज को यूज किया है। So the first one liner series is the Anglo-Saxon and Jute are known as the Anglo-Saxon. तो यहाँ पे हम पूछ सकते हैं कि who were known as the Anglo-Saxon? तो the Anglo-Saxons and Jutes are known as Anglo-Saxon. तो ये क्या थे? These are also the type of tribes who were living there, and उन्होंने ही इसका यूज किया था. Okay, is it clear to all of you? Now, the second thing we can learn here, this is Beowulf. Beowulf has achieved national epic status in Britain. अब हम यहाँ पे Beowulf के बारे में बात करेंगे तो Beowulf क्या था? Beowulf is a type of epic और national epic, ठीक है, महाकाव्य था, जो कि सबसे पहला महाकाव्य था, जो कि जिसका राइटर एनोमियस है, मतलब जिसके बारे में हम नहीं कह सकते, उनका हमें नाम नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिना राइटर के इस बुक को पाया गया था, जो कि Beowulf है, जिसमें कि बहुत से राइटर्स हैं। जब हम इसको थॉरली पढ़ेंगे देन इट विल क्लियर टू अस। ओके, नाउ द थर्ड थिंग इज द एंग्लो-सैक्सन, ठीक है। तो द एंग्लो-सैक्सन क्रॉनिकल इज कलेक्शन ऑफ अर्ली इंग्लिश हिस्ट्री। तो अगर हम एंग्लो-सैक्सन की बात करें तो ये क्या है? इज अ कलेक्शन ऑफ अर्ली इंग्लिश हिस्ट्री। तो ये अर्ली इंग्लिश हिस्ट्री के बारे में कहीं ना कहीं कलेक्शन है, इसमें बताया गया है। अगर हम यहाँ ब्योल्फ की बात करें, आप कह रहे हैं ब्योल्फ क्या है, तो एक बार देख लेते हैं। ब्योल्फ इज एन ओल्ड इंग्लिश एपिक पोएम सेलिब्रेटिंग द लेजेंडरी ऑफ स्कैंडिनेवियन हीरो ब्योल्फ, ठीक है, और जनरली डेटेड टू द 8th century. इट वाज द फर्स्ट मेजर पोएम इन द यूरोपियन वर्नाकुलर। तो ये हम देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम और भी नॉलेज विकिपीडिया से देख सकते हैं। सो ब्योल्फ इज अ ओल्ड इंग्लिश एपिक पोएम इन द ट्रेडिशन ऑफ जर्मैनिक हीरोइक लेजेंड कंसिस्टिंग ऑफ 3182 अल्टरनेटिव लाइन्स। तो इसमें 3182 लाइनों का यूज हुआ है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफन ट्रांसलेटेड वर्क ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो earlier it was in Germanic language, but it was translated into English literature, and the date of composition is matter of contention among scholars. The only certain dating is for the manuscript which was produced between 975 to 1025 AD. तो ये इसका टाइम जोन है, ठीक है। Scholars call the anonymous author the Beowulf poet, and the story set in the pagan Scandinavia in the 6th century. Now Beowulf is the hero of the Gates, comes to the aid to the Horthunger, the king of the Danes, and whose maid Harold has under the attack by the monster Grendel for 12 years. Now after Beowulf slay him, Grendel's mother take revenge and is turn defeated. So this is the type of story we can see. मतलब तो यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ ये भी कह रहे हैं कि victorious Beowulf goes home to get land and became king of the Gates. Now 50 years later, Beowulf defeated a dragon, but it's mortally wounded in the battle. After the death, his attendant cremate his body and erect a borrow headland of his memory. So this is the thing we can understand. Okay, now again we will see द एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल इज अ कलेक्शन ऑफ अर्ली इंग्लिश हिस्ट्री। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एंग्लो सेक्शन है ये क्या, एक क्रॉनिकल ऑर्डर में एक हिस्ट्री लिखी गई है जो कि इंग्लिश हिस्ट्री से रिलेटेड है। Now the next thing we can see here, the poem Cadmon hymns from 7th century is one of the oldest surviving written text in English. तो हम यहाँ पे पोएम देखेंगे एक which is related, the name of the poem is the Cadmon, जो कि कहीं ना कहीं एक hymns है जो कि 7th century में हुई थी, एंड एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रिटन टेक्स्ट इन इंग्लिश, जो कि एक ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट था इंग्लिश में, ठीक है। मेजर पोइट ऑफ द पीरियड आर कैडमन, क्यूनिवल, किंग एल्फर्ड। तो अगर हम बात करें कि जो मेजर पोइट थे वो कौन कौन से थे, तो दीज आर द मेजर पोइट पीरियड आर द कैडमन, क्यूनिवल एंड एल्फर्ड किंग। नाउ Beowulf is the first old English epic consisting the 3182 alternative lines. तो यहाँ अगेन हम देखेंगे कि जो Beowulf थी वो क्या थी, इज द फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक पोएम जो कि 3089 अल्टरनेटिव लाइन्स के साथ यूज की गई थी, ठीक है। अगेन इन द मिडिल ऑफ द 15th century रेनेसां टुक बर्थ इन इंग्लैंड। तो अगर हम बात करें 15th century के मिडिल में, मतलब मिडिल एज हमने पढ़ा था, ठीक है, कब से कब तक था मिडिल एज हम देखेंगे 1062 टू 1500, इसके बीच में ही हमारे रेनेसां का भी कहीं ना कहीं जन्म होता है, ठीक है। रेनेसां मतलब रिवाइविंग और रिबर्थ ऑफ लर्निंग, है ना। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट थिंग इज कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश इन 1476। सो अगेन वी विल सी द कैक्सटन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जर्मन का था, ठीक है। उन्होंने जो कि इंग्लैंड के थे, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को इस्टेब्लिश किया था कब, 1476 में। ओके,
Now it helped that translate Greek into classic. इसने कहीं ना कहीं हेल्प किया ग्रीक को क्लासिक में कन्वर्ट करने का. ओके, सो दिस इज द थिंग. द फर्स्ट बुक अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द रेनेसा इज ओटोपिया. तो हम यहाँ देखेंगे जो फर्स्ट बुक थी जो कि ओटोपिया के नाम से जानी गई. इट वॉज पब्लिश बाय थॉमस मोरे इन 1516. तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन आप पढ़ेंगे. द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ 1558 to 1603 इज नोन एज द फ्लावरिंग पीरियड ऑफ रेनेसा. वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम फिर से यहाँ देखेंगे जो टाइम था किसका, एलिजाबेथन का, वो कहीं ना कहीं 1558 से लेकर 1603 तक था, जो कि कहीं ना कहीं फ्लावरिंग पीरियड के नाम से जाना गया. ओके, एंड द मेन राइटर्स वर विलियम शेक्सपियर, जो जिनका जन्म हुआ था 1564 से और उनकी डेथ हुई थी 1616 तक. तो पहले हम देखेंगे जो इनके जो राइटर्स हैं वो कौन थे. द फर्स्ट राइटर इज एलिजाबेथन, वेरी इंपॉर्टेंट राइटर. द सेकंड वन इज क्रिस्टोफर मार्लो. तो यहाँ पे हम क्रिस्टोफर मार्लो को भी पढ़ेंगे, जिनका जन्म 1564 में हुआ था और डेथ 1593 में हुई थी. नेक्स्ट वन इज एडमंड स्पेंसर. सो यहाँ पे एडमंड स्पेंसर थे. देखिए टाइम भी देखते चलेगा क्योंकि होता क्या है ना, समटाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. देन सर थॉमस मोरे, जिनका जन्म 1478 में हुआ था, 1535 में उनकी डेथ हो गई थी. एंड देन फ्रांसिस बैकिन 1561 से 1626. एंड द लास्ट वन इज सर फिलिप सिडनी. तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट राइटर हु वाज बोर्न इन दैट टाइम. ओके, नाउ अगेन विल सी रीबर्थ इज द मीनिंग ऑफ रेनेसा. तो हम यहाँ पूछेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनेसा. रेनेसा का मतलब ही होता है रीबर्थ ऑफ समथिंग, है ना, पुनर्जागरण काल, जिसका रिवाइव हो, कुछ जो रिवाइव हो. सो दिस इज नोन एज रेनेसा. रेनेसा वर्ड यूज इन द 18th century एंड लेट पॉपुलराइज्ड बाय फ्रेंच हिस्ट्रियन ज्यूल्स मिसिल्ट. तो यहाँ पे हम देखेंगे जो रेनेसा है, जो वर्ड वो पॉपुलराइज कब हुआ था, 18th century में हुआ था, और ये कहीं ना कहीं जूल्स मिशेल्ट के नाम से जाना गया था. इन हिज वर्क हिस्टोरी दी फ्रांस, जर्मनी वर्ड जो कि हिस्ट्री ऑफ फ्रांस के नाम से जाना गया, उसका 15th century में. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है. रेनेसा वॉज द रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग इन एंशिएंट ग्रीक, रोमन एंड इटालियन टेक्स्ट. तो ये हम देख सकते हैं कि रेनेसा क्या था. रेनेसा वॉज द रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग. क्लासिकल लर्निंग मतलब लिटरेचर, फिक्शन, आर्ट, कल्चर, इसके बारे में नया जन्म हुआ था, जो कि एंशिएंट ग्रीक और रोमन और इटालियन टेक्स्ट से रिलेटेड था. इन इटली फ्लोरेंस 14th century द रेनेसा टुक बर्थ. तो अगर हम बात करें कि वेयर द रेनेसा हैज टेकन फर्स्ट टाइम बर्थ, तो इट वाज इटली. कहाँ पे हुआ था, इटली में हुआ था. क्वेश्चन बार बार आता है, इंपॉर्टेंट थिंग वी शुड लर्न. तो आई थिंक दिस इज द सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ यू एंड नो डाउट दिस इज माई फर्स्ट इफर्ट विच आई हैव डन. एंड ऐसे ही मैं करती भी रहूँगी बिकॉज इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर मी एज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन एंड आई एम मेकिंग माई ओन नोट्स. और कहीं ना कहीं मैं जब इसको सुनती भी हूँ तो वो कहीं ना कहीं मेरा रिवीजन ही होता है. सो सेम विद ऑल ऑफ यू, अगर आप लोग भी इसको सुनेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है. नो डाउट इफ़ यू राइटिंग द नोट्स, इफ़ यू मेकिंग द नोट्स, इट अल्टीमेटली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, सो आई होप यू पीपल हैव लाइक दिस वीडियो. और जैसा भी सजेशन है, इफ़ यू वांट टू गिव एनी फीडबैक सजेशन, प्लीज़ गिव अस. ठीक है, थैंक यू.